कल जो हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, उसमें से कुछ पूछना है वापस से, कुछ टॉपिक? ओके, सो ट्रेड नो बैलेंस, सर। ट्रेड बैलेंस का क्या फार्मूला होता है सूर्यांश? ट्रेड बैलेंस का फार्मूला बताओ अपनी नोटबुक में से देख के। ट्रेड बैलेंस या सर बैलेंस मैं ऑफ बताऊं? ट्रेड। यस। मैं बताऊं? हाँ बताइए, आप बताइए। सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो मुझे अगर कोई न्यूमेरिकल मिलता है, उसमें कई सारी फिगर्स होगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को देखो, माइनस कर दो। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपका डेफिसिट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यह आपका हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला, या ट्रेड बैलेंस भी उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हमने किया था सूर्यांश, आप बताइए कौन सा फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। सूर्यांश को बताना है। कल आपने लिखे थे फॉर्मूले? यस सूर्यांश, आपने कल नोट किया था? यस सर। कौन सा है नेक्स्ट फॉर्मूला, कौन सा है? द गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। क्या फॉर्मूला होगा उसका? सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, आगे? सर देन लेस import of goods plus import of non-factor services, or trade balance plus balance of non-factor ओके ओके services. ओके। सो सेकंड फार्मूला हमने क्या समझा था? सेकंड फार्मूला जो हमारा था, एक तो हो गया ट्रेड बैलेंस का, एक्सपोर्ट माइनस एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, और एम का मतलब है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया तो आपका ट्रेड बैलेंस आ गया। सिंपल सा आंसर यहाँ पे हो गया, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर दूसरा आया गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स का और सर्विसेज का बैलेंस का ये फॉर्मूला है। गुड्स हमें पता है सारे विजिबल्स गुड्स होते हैं, जो विजिबल्स हैं वो सारे गुड्स होते हैं। तो गुड्स का एक्सपोर्ट और उसमें से गुड्स का इंपोर्ट माइनस कर दो, दैट इज़ वन थिंग। तो गुड्स का बैलेंस आ गया आपका ये। फिर जो इनविजिबल्स होते हैं, इनविजिबल में आपकी तीन चीज़ें होती थी। इनविजिबल में तीन चीज़ें कौन सी है सूर्यांश, आप बताइए। इनविजिबल्स के तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं? पीछे देखिए, नोट किया था आपने स्लाइड पे से। इनविजिबल्स के तीन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? Sir, income, services and unilateral payment. हाँ, एक तो हो गया इनकम, एक हो गया यूनिलेटरल पेमेंट, और तीसरा हो गया सर्विसेज। इनकम क्या होता है? Sir, factor payments are like फैक्टर पेमेंट्स compensation. वाला, लाइक कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर Yes. पेमेंट्स है जो कि आपका इनकम में आता है। यूनिलेटरल पेमेंट्स क्या होते हैं? Sir, gifts, donations, गिफ्ट, grants. डोनेशंस। क्या मतलब क्या होता है यूनिलेटरल पेमेंट्स का? यूनिलेटरल पेमेंट्स, तो वन साइडेड। वन साइडेड। क्या मतलब होता है वन साइडेड का? सो दैट या तो वो सिर्फ जा रहे हैं या तो वो सिर्फ आ रहे हाँ, सो हैं। जैसे गिफ्ट है, गिफ्ट दिया तो सिर्फ मैंने आपको गिफ्ट दिया है, आपने बदले में मुझे वापस कुछ नहीं दिया, तो इट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट। डोनेशन है, आपने जा कर के मंदिर में डोनेशन दिया, सिर्फ आपने दे दिया, मंदिर आपको वापस कुछ नहीं दे रहा है, तो इट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट। तो दैट इज़ यूनिलेटरल। तीसरा पार्ट क्या था? सर्विसेज। इनविजिबल्स का तीसरा पार्ट क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? सर नॉन फैक्टर पेमेंट्स, नॉन ट्रैवल, फैक्टर पेमेंट्स। उसके पांच ट्रांसपोर्टेशन, पार्ट्स होते हैं, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट नॉट एल्सवेयर, मिसलिनियस, और एक और बीच के अंदर होता है। पांच उसके पार्ट्स होते हैं। इंश्योरेंस। यस। तो अब यहाँ हम बैलेंस किसका ले रहे हैं? सिर्फ एक तो गुड्स का
और इनविजिबल में से सिर्फ सर्विसेज का। गुड्स तो हो गया आपका, विजिबल में गुड्स या तो और कुछ होता नहीं है, इनविजिबल में 3 चीज़ है, उसमें से सिर्फ हम सर्विसेज ले रहे हैं। तो गुड्स का बैलेंस एंड सर्विसेज का बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कोई भी चीज़ हो उसका बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से ही निकलेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो ये आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स को ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। तो इस सेम फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। वही फॉर्मूला है, उसको लिखने का तरीका यहाँ पे बदल गया। थर्ड फॉर्मूला, सूर्यांश नेक्स्ट बताइए तीसरा क्या होता है? एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज Sir, invisible balance. इनविजिबल्स बैलेंस। अब नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें सारे इनविजिबल्स का बैलेंस आएगा। इनविजिबल 3 है, एक आपकी इनकम है, एक यूनिलेटरल पेमेंट्स है, एक आपका सर्विसेज है। तीनों का बैलेंस ले लो। बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज वाला पार्ट है। बैलेंस ऑफ इनकम फैक्टर सर्विसेज हो गया। बैलेंस ऑन करेंट ट्रांसफर्स जो आपका यूनिलेटरल पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट को ही करेंट ट्रांसफर्स बोला जाता है। बैलेंस का मतलब क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट माइनस नॉन फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट आपका ये फर्स्ट वाला हो गया। फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट माइनस फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट, ये सेकंड वाला हो गया बैलेंस ऑफ इनकम। करंट ट्रांसफर्स का एक्सपोर्ट माइनस करंट ट्रांसफर्स का इंपोर्ट आपका हो गया थर्ड वाला बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर। तीनों को जोड़ दीजिए तो इनविजिबल बैलेंस आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो जो उसका नाम है उस नाम से हमें समझ आ जाता है कि क्या फॉर्मूला होएगा, अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब आया सबसे मेन फार्मूला जो क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? ये सारे करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन थे जो हमने इसको डिस्कस किया है, सारे करंट अकाउंट हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। 3 पार्ट इसके, एक तो करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एक ऑफिशियल रिजर्व्स। कैपिटल ऑफिशियल रिजर्व अभी हमने पढ़ा नहीं है, करंट अकाउंट हमने पढ़ा। करंट अकाउंट के 2 हिस्से, विजिबल्स और इनविजिबल्स, विजिबल्स और इनविजिबल्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल रहे हैं। तो करंट अकाउंट के बैलेंस में क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आप देख लेते हैं। ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस मतलब गुड्स वाला, विच मीन्स विजिबल्स का बैलेंस प्लस इनविजिबल्स का बैलेंस प्लस इनविजिबल्स का। तो करंट अकाउंट का बैलेंस का फॉर्मूला हमारा आसानी से यहाँ पे बन गया, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस। देखिए विजिबल्स है, विजिबल्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस। ठीक है ना। तो आप या तो लिख दो करंट अकाउंट के फॉर्मूले को, आप लिख दीजिए विजिबल्स का बैलेंस प्लस इनविजिबल्स का बैलेंस, या आप लिख सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल्स का बैलेंस, या आप लिख सकते हो ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स का बैलेंस, या आप लिख सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐड बैलेंस ऑफ इनकम ऐड बैलेंस ऑफ सर्विसेज ऐड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल पेमेंट्स। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। समझ आया ये फॉर्मूला आपको? आयुष ये फॉर्मूला समझ आ गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आएगा, दोनों जनों को कैलकुलेट करना है। इट्स कितना हो गया, 1,80,282 1,80,282। सरप्लस या डेफिसिट? डेफिसिट। डेफिसिट,
ठीक है, आप सूर्यांश आप भी करिए। आयुष आप नेक्स्ट वाला नेक्स्ट निकालो, जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा था वो कैलकुलेट करो। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। यस सर, आ गया कितना आया है? सर। 1,80,000 282, हाँ 282 सर। एंड इट इज़ डेफिसिट और सरप्लस? सर डेफिसिट। डेफिसिट, ठीक। नेक्स्ट निकालिए गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। यस सर। So it's 98,341 deficit. ओके, ठीक है। आपका भी Yes, सेम sir. है? ओके। नेक्स्ट निकालिए इनविजिबल्स बैलेंस। So 1,23,026 surplus. सरप्लस, ओके। नेक्स्ट आप निकालिए करंट अकाउंट का बैलेंस। सूर्यांश को बताना इनविजिबल्स का बैलेंस। यस सर, एक सेकंड। So 1,23,026. कितना? 1 लाख? So 1,23,026. ओके, ठीक है। नेक्स्ट निकालिए करंट अकाउंट का बैलेंस। So 57,256 deficit. डेफिसिट, ओके, ठीक है। Yes sir, 57,256. ओके, तो ये चारों को हमने इस तरह से देखा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखिए, इनविजिबल्स के आगे नेट लिखा हुआ है ना? इनविजिबल्स के आगे नेट लिखा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनका अलग अलग नहीं दिया इन्होंने हमें। तो नेट लिखा हुआ है का मतलब इसने जब फिगर मुझे नॉन फैक्टर सर्विस का 81,941 दिया तो ऑलरेडी इसने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दिया है। नेट लिखा हुआ है का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है एक्सपोर्ट का फिगर अलग दे, इम्पोर्ट का फिगर अलग दे, जैसा कि इसने गुड्स में किया। गुड्स में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अलग दिया हुआ है, आपने माइनस करके बैलेंस निकाला, ट्रेड का बैलेंस। हो सकता है नॉन फैक्टर सर्विसेज इनकम इनका भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अलग अलग दे, तो आप माइनस कर दो उसको, तो माइनस करने पे आपको नेट बैलेंस पता पड़ जाएगा। और नेट डायरेक्टली दे दिया तो आपको कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप फॉर्मूले में डाल सकते हो। अब इस डेटा को रीड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट आ रहा है $1,80,000 का, मतलब हमने एक्सपोर्ट कम किए, इंपोर्ट ज़्यादा किए। एक्सपोर्ट कम किए, इंपोर्ट ज़्यादा किए, तो फॉरेन करेंसी का पेमेंट ज़्यादा करना है। $1,80,282 आपके पास, आपको ज़्यादा पेमेंट करना है
कहीं से ये फॉरेन करेंसी अरेंज करनी पड़ेगी, कहीं से आना चाहिए हमारे पास ये, जब ही हम ये पेमेंट कर पाएंगे। इनविजिबल्स का बैलेंस, गुड्स का तो हो गया डेफिसिट, इनविजिबल्स में मेरे पास सरप्लस है 1,23,026 का इनविजिबल्स में। तो मतलब इनविजिबल्स से मैंने 123,026 डॉलर्स बचा लिए, इनको मैं यूज़ कर लूँगा ट्रेड बैलेंस की डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो 180 की डेफिसिट है, 123 मेरा इनविजिबल का सरप्लस है, दोनों मिलाकर के अभी भी मेरा शॉर्टफॉल 57,256 का यहाँ पे बन रहा है। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो अभी भी डेफिसिट है $57,000 का। ये डॉलर भी मुझे कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। वो कहाँ से अरेंज होंगे? जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे उसमें से ये अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो डेफिसिट मतलब आपने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज़्यादा किया, तो आपको डॉलर्स ज़्यादा पेमेंट करने के लिए कहीं से लाने पड़ेंगे। तो ये ट्रेड बैलेंस हो गया। इनविजिबल में सरप्लस था तो दिस इज़ गुड, क्योंकि आपके पास में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, सरप्लस में आ रहा है। करंट अकाउंट बैलेंस मेरा नेगेटिव में आ रहा है, डेफिसिट में आ रहा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सरप्लस अगर हो तो वो अच्छी चीज़ मानी जाती है, अगर डेफिसिट हो तो इसको एक अच्छा चीज़ नहीं मानी जाती है। छोटा सा न्यूमेरिकल था, आगे क्वेश्चंस में और आएंगे तो देन वी विल डू मोर न्यूमेरिकल्स। ये करंट अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ओवर हो गया, कैपिटल अकाउंट अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, जैसे करेंट अकाउंट के हमारे अलग अलग पार्ट्स थे। करेंट अकाउंट में पहले विजिबल्स है, फिर इनविजिबल्स है, फिर इनविजिबल के 3 पार्ट्स हैं। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट के भी पार्ट्स होते हैं, वो हम यहाँ पे करते हैं। कैपिटल अकाउंट, इसका पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा पार्ट होता है, उसे क्या बोला जाता है? बोरोइंग्स। ये दोनों सबसे मेन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स जो है दोनों सबसे मेन चीज़ें हैं। तीसरा पार्ट इसका होता है बैंकिंग कैपिटल। चौथा पार्ट इसका होता है रुपी डेट सर्विस, रुपी डेट सर्विस। और पांचवा इसका पार्ट होता है अदर कैपिटल। 5 पार्ट्स हो गए कैपिटल अकाउंट के। पहला हो गया आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया बोरोइंग्स, तीसरा हो गया बैंकिंग कैपिटल, चौथा पार्ट हो गया रुपी डेट सर्विस, पांचवा हो गया आपका अदर कैपिटल। तो जैसे करेंट अकाउंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, उसी तरह से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के 5 पार्ट्स हो गए। पांचों का बैलेंस निकाल दो, ऐड कर दो, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको मिल जाएगा। 1 बाय 1 इनका मीनिंग जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बोरोइंग्स क्या होता है, बैंकिंग कैपिटल, ये सब चीज़ क्या होती है। सबसे मेन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बोरोइंग्स है, ये 2 सबसे मेन है। बाकी तीनों छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा मीनिंग आपको आता नहीं है, देन इट ऑल्सो इट इज़ फाइन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो गया आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स हो गए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स जो है आपकी, बोरोइंग्स के 3 पार्ट्स हैं आपके। पहला है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स,
दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस, तीसरा है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो बोरोइंग्स के 3 पार्ट्स हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आपके 2 पार्ट्स हुए। दोनों का मीनिंग समझते हैं, होता क्या है ये। सबसे पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट में बोला जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज FDI। ये टर्म आपने सुना है पहले कभी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? Yes, sir. कहाँ सुना है, क्या मीनिंग होता है इसका? सर जो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको कहते हैं FDI। ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। देखो, जो आप बोल रहे हो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन ये 2 टाइप का है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और FDI है। तो अब FDI क्या होता है फिर, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो डोंट नो। हाँ जी, ओके। पोर्टफोलियो वर्ड सुना है पहले कभी, पोर्टफोलियो? Yes, sir. क्या होता है पोर्टफोलियो? So usually portfolio is like मैंने जिस context में सुना है, it's like the overall report और ऐसे करके बोलते कहाँ पे हैं। सुना है? Like जैसे like जिस context में मैंने सुना, like portfolio is like the overall report और ओवरऑल ऐसे रिपोर्ट, करके। ओके। देखो, 2 तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक तो क्या हुआ कि कोई मान लीजिए फॉरेन का इन्वेस्टर है, उसने जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट कंपनी ने इंडिया में अपने स्टोर्स ओपन कर दिए, है ना। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पे सब पे वॉलमार्ट के स्टोर्स ओपन हो गए, मतलब पूरा बिजनेस ही उन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या किया, फॉरेनर ने डायरेक्टली, जो भी फॉरेनर पर्सन है उसने डायरेक्टली आपके देश में बिज़नेस करना शुरू कर दिया और उस बिज़नेस करने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो दिस इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी फॉरेनर है उसने बिज़नेस यहाँ नहीं चला रहा है, ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रहा है, उस कंपनी के उसने सिर्फ शेयर्स परचेज़ कर लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेनर, जेफ बेजोस है, उसने मान लिया रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लिए। एक्चुअल में उसके डे टू डे रनिंग नहीं कर रहा बिज़नेस की, वो उसने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। दोनों केस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। FDI में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर लगाएगी, कैसे लगाएगी, बिल्डिंग खरीदेगी, है ना, वहाँ पे फर्नीचर लगाएगी, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रखेगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी, बाकी और अदर एक्सपेंसेस करेगी, बिज़नेस के रोज़ के डिसीजंस लेगी, बिज़नेस डिसीज़न मेकिंग, कहाँ पे स्टोर लगाना है, क्या क्या सामान वहाँ पे बेचना है, क्या रेट पे बेचना है, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन ही रखना है, दिवाली पे क्या स्कीम चलानी है, 15 अगस्त पे क्या स्कीम चलानी है। तो बहुत सारे डे टू डे डिसीजन मेकिंग, पूरा बिज़नेस वो लोग रन कर रहे हैं। इसके लिए पैसा लग रहा है, बिल्डिंग वगैरह खरीदेंगे, सब पैसा यहाँ भी लगेगा। तो फॉरेनर का पैसा इंडिया में आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, ऑलरेडी मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी चल रही है, इसकी डे टू डे डिसीजन मेकिंग तो कौन कर रहा है, मुकेश अंबानी, ठीक है ना। इसमें जेफ बेजोस का कोई रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने रिलायंस में पैसा लगाया। उन्होंने क्या किया, रिलायंस कंपनी के सिर्फ शेयर्स को परचेज़ कर लिया, शेयर्स परचेज़ कर लिए, 100 करोड़ 200 करोड़ के शेयर परचेज़ करके वो बैठ गए। बिज़नेस चलता रहेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा शेयर्स पे उनको डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये डिफरेंस हुआ आपका FDI में और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स अभी आप छोड़ दिए, आप सिर्फ इतना याद रखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स।
FDI क्या होता है? डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। जो भी बिजनेस आपके कंट्री में चल रहा है उसमें उसमें यहाँ पे डायरेक्ट ओनरशिप है, पूरी कंपनी को आप यहाँ पे रन कर रहे हो। सुजुकी की गाड़ी आती है, मारुति सुजुकी, तो सुजुकी कंपनी जो जापानीज़ कंपनी है उसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, FDI कर रखा है इंडिया के अंदर, क्योंकि फैक्ट्रीज है, पूरी गाड़ियाँ बन रही है, पूरा बिजनेस को वो लोग रन कर रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेनर होगा वो यहाँ की कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये डिफरेंस है आपका दोनों चीज़ों के अंदर। दोनों केस में हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है वो यहाँ पे डिफरेंस है, तरीका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बदल गया। और आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे स्कूल में इन्वेस्टमेंट करना है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ स्कूल में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं खुद स्कूल खोलूँ, परचेज लैंड, ज़मीन खरीदूँगा, कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, उसमें मैं बिल्डिंग बनाऊँगा, ठीक है ना, उस पर सारे फर्नीचर्स रखूँगा, फर्नीचर परचेज करूँगा, सब में मेरा पैसा लगेगा। हायर टीचर्स को मैं हायर करूँगा, फिर एडवर्टीज़मेंट करूँगा स्कूल का, ठीक है ना, एडमिट स्टूडेंट्स को मैं एडमिट करूँगा, उनका कोर्स करिकुलम डिसाइड करूँगा, मोड ऑफ टीचिंग डिसाइड करूँगा। कहने का मतलब बहुत सारे डिसीजन से पूरी स्कूल में यहाँ रन कर रहा हूँ। एक तरीका और क्या होगा कि कोई ऑलरेडी जो है ना स्कूल चला रहा है ना, समवन एल्स इज़ ऑलरेडी रनिंग स्कूल, कोई जो है ना ऑलरेडी स्कूल चला रहा है, मैं सिंपल क्या करूँगा, उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूँगा। आई विल परचेज द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी के मैं शेयर्स यहाँ पे परचेज कर लूँगा। मैंने उसके शेयर्स परचेज कर लिए, पैसा मेरा यहाँ भी लग गया, यहाँ भी मेरे 100 करोड़ लगेंगे, यहाँ भी मेरे 100 करोड़ लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं पूरा बिजनेस खुद रन कर रहा हूँ, यहाँ मैंने उसके 100 शेयर्स परचेज कर लिए, उस बिज़नेस को कोई और रन कर रहा है। जब प्रॉफिट होएगा, 1 साल के बाद प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट में से आई विल गेट माय शेयर, मुझे मेरे शेयर के प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये क्या हो गया आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो गया आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI हो गया और ये पोर्टफोलियो हो गया। अच्छा, अब इसको पोर्टफोलियो क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पर तो क्या होगा कि मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरे को पूरा स्कूल रनिंग करनी है, इतने डिसीजंस लेने, तो मैं स्कूल का बिजनेस ही चला सकता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि स्कूल भी कर लिया, पिज़्ज़ा का भी कर लिया, कार का भी कर लिया, सब चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। मेरा जो एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वही बिज़नेस में चलाऊँगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, मुझे तो सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है पैसा, रनिंग डे टू डे रनिंग तो कोई और करेगा। सो आई कैन परचेज शेयर्स ऑफ मल्टीपल कंपनीज़, मैं कई सारी कंपनियों के शेयर खरीद सकता हूँ। मैं रिलायंस के भी ले लूँगा, मैं एशियन पेंट्स के भी ले लूँगा, मैं हीरो मोटर्स के भी परचेज़ कर लूँगा, हीरो मोटर्स के मैंने परचेज़ कर लिए। मान लीजिए मैंने NTPC कंपनी, उसके भी मैंने परचेज़ कर लिए, तो कई सारी कंपनियों के शेयर्स मैं परचेज़ कर सकता हूँ। कई सारे कंपनियों के शेयर्स मैंने परचेज़ करी, तो मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो वर्ड आपने सुना होगा, पोर्टफोलियो वर्ड आपने सुना होगा फोटोग्राफर्स के केस में। फोटोग्राफर होता है या एक्टर्स होते हैं, उनका पोर्टफोलियो होता है, वो अपनी पिक्चर्स वगैरह का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मेरा पोर्टफोलियो है कंपनीज़ का, किस किस कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसलिए इसको बोला था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। FDI इन्वेस्टमेंट, मैं डायरेक्ट बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो एक मेरी फील्ड एक्सपर्टीज़ की फील्ड है, उसी एरिया में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, वही बिज़नेस मैं चला सकूँगा। तो ये दो तरह के टर्म्स हो गए, पोर्टफोलियो डायरेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें बताइए कुछ डाउट है क्या?
दोनों के डिफरेंस में कुछ डाउट No. आपको? No. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है. फॉरेनर या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेगा या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा. यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा, हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलेगा. इसी तरह से हो सकता है कि कोई इंडियन पर्सन, यस, कोई क्वेश्चन? इसी तरह से कोई इंडियन पर्सन फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी जाएगी. ठीक है ना? तो फॉरेनर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडिया के लिए क्या होगा? रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इंडियन इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री, तो ये हमारे लिए क्या होगा? पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. लेकिन ये कैपिटल अकाउंट में मतलब विच अफेक्ट्स द असेट लाइबिलिटी पोजीशन. असेट लाइबिलिटी पोजीशन यहाँ पर आपकी इम्पैक्ट कर रही है. देखिए, फॉरेनर ने अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल गया, लेकिन कल को वो पैसे वापस लेकर के जाएगा, तो हमें वो पैसा एज अ कंट्री वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा. इंडियन बाहर के देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक असेट है, कल को पैसे हमें वापस भी मिल सकते हैं. तो इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारे आपके कैपिटल अकाउंट पे हो गए, ये करंट अकाउंट के इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं. तो सच ट्रांजैक्शंस विच डू अफेक्ट असेट्स लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, उनको कैपिटल अकाउंट बोला जाता है. जहाँ असेट लाइबिलिटी इम्पैक्ट नहीं था वो करंट अकाउंट थे. और कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट जो मीनिंग हमने समझा वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह का है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यस, आयुषी कुछ डाउट इसमें? No, sir. सूर्यांश को कुछ डाउट है? No, sir. तो इसे आप नोट कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट की स्लाइड को. वन टू थ्री फोर फाइव भी है, वो नेक्स्ट बताऊँगा, पहले इसको नोट कर लीजिए आप. शेयर्स क्या होता है मालूम है आप लोगों को? व्हाट आर शेयर्स? कंपनी शेयर्स, हाँ जी, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो. यस, कंपनी शेयर्स. जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये शेयर्स क्या होता है? शेयर यूजली उनको बोलते हैं ना, द दैट ये उनकी इनकम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर इनकम प्रोड्यूस, जो भी, पता नहीं. ओके, चलिए आप ये स्लाइड नोट करिए, मैं बता देता हूँ मीनिंग उसका. सर डन. डन. सूर्यांश आपका हो गया?
सूर्यांश आपका हो जाए जब बताइएगा। सर हो गया। हो गया। पॉइंट नंबर 4-5 भी लिख लीजिए। क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट के 5 पार्ट्स थे, सर 3 योर आपका। वॉइस इज नॉट कमिंग। कैपिटल अकाउंट के 5 पार्ट्स थे। Sir, वन you सर आवाज़ आ योर रही है वॉइस मेरी? इज नॉट कमिंग। नो सर। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आयुषी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? sir अभी सर आ रही अब है, आ रही है। अब आ रही है ना? अब ठीक बीच है, में ओके। क्रैक हो गई। ओके, कोई नहीं। सो ये 4 और 5 नोट कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट के 5 पार्ट्स हैं: एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, बैंकिंग कैपिटल, रुपी डेट सर्विस, अदर कैपिटल। ये भी नोट कर लिए 4-5 भी। सबसे मेन जो फर्स्ट 2 है, 3, 4, 5, बस आपको नाम पता होना चाहिए, मीनिंग के ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। रुपी डेट सर्विस, अदर कैपिटल। सर हो गया। हो गया। आयुषी आप कर लिए कंप्लीट। यस सर डन। हो गया। ओके। अब देखिए, मैं शेयर्स का मीनिंग आपको बता देता हूँ। शेयर्स का मीनिंग हम समझेंगे, प्लस एफडीआई और फॉरेन एफडीआई और इसका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अमेज़ॉन कंपनी है। अमेज़ॉन कंपनी यूएस बेस्ड है। यूएसए में कंपनी है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन कंपनी को चलाने के लिए, ये अमेज़ॉन कंपनी जब खोली गई थी तो उसमें खूब पैसा लगाया गया होगा, है ना? इतनी पूरी दुनिया में चलती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1000 सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया अमेज़ॉन में। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से वॉइस क्रैक हो रही है। अब ठीक है। जस्ट वेट, 1 मिनट देख लेते हैं। यस सर। अभी आ रही है आवाज़ ठीक से? थोड़ी थोड़ी क्रैक हो रही है सर, हाँ जी, थोड़ी थोड़ी क्रैक हो रही है। थोड़ी थोड़ी क्रैक हो रही है। थोड़ा सा ही बचा है, मेरी 5 मिनट की क्लास और बची है, मे बी वी कैन मैनेज। तो अमेज़ॉन कंपनी है, 1000 करोड़ रुपए उसके अंदर उसकी कैपिटल है, ठीक है ना? तो क्या होता है, कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर एक पार्ट को बोला जाता है शेयर। करोड़ को हम हटा देते हैं, मान लीजिए एक पार्ट उसका है ₹1 का, एक पार्ट कितने का, ₹1 का शेयर है। 1000 रुपये अमेज़ॉन कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, एक एक रुपये के कितने शेयर्स बन जाएंगे बताइए? 1000 शेयर्स बन जाएंगे, 1000 शेयर्स बन जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब जिसके पास कम पैसे हैं वो इस कंपनी में ₹1 भी इन्वेस्ट कर सकता है। मान लीजिए सूर्यांश के पास सिर्फ ₹1 है, तो ही विल परचेज़ 1 शेयर। ठीक है ना, मेरे पास मान लो ₹5 है, तो आई कैन परचेज़ 5 शेयर्स। आयुषी के पास में ₹10 हैं, शी कैन परचेज़ 10 शेयर्स। ठीक है ना, और किसी के पास मान लीजिए ₹15 हैं, वो 15 शेयर्स यहाँ पे ख़रीद सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ₹1000 की ज़रूरत है किसी कंपनी को चलाने के लिए, तो एक ही आदमी को पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े पैसे कई लोग लगा सकते हैं और उन थोड़े थोड़े पैसे को मिला करके और ₹1000 पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं, उस कंपनी की पूरी कैपिटल को, कंपनी की कैपिटल को डिवाइड कर दे रहे हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों में। हर एक टुकड़े को बोला जाता है शेयर, हिस्सा। इट इज़ कॉल्ड शेयर, जो कि एक हिस्सा है। तो ये शेयर खरीदने का मतलब है, मान लीजिए इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स आप भी परचेज़ कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर ₹2500 का आता है एज ऑफ नाउ। ये प्राइस बदलती रहती है, तो आपके पास ₹2500 हैं, आप जा कर के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर खरीद सकते हो। ठीक है ना, आप ₹2500 अपने पॉकेट मनी से बचा के रिलायंस का एक शेयर आपने ख़रीद लिया। मतलब क्या हुआ, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्यों किया इन्वेस्ट? जब रिलायंस को प्रॉफिट होएगा तो आपको एक शेयर के बराबर का प्रॉफिट मिल जाएगा। मे बी ₹15 ₹20 का प्रॉफिट आपको, आपका भी हिस्सा मिलेगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपने इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को रन नहीं कर रहे हो। वहाँ ऑफिस में बैठ कर के रिलायंस के डे टू डे डिसीजंस आप नहीं ले रहे हो, लेकिन आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपने पूरा बिजनेस आप नहीं चला रहे हो, आपने सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं। कोई भी और कंपनी है, जो भी आप नाम जानते हो, आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपने पूरी कंपनी खुद की चलाई, आपने मान लिया अपना एक नया बुटीक ओपन कर लिया, पूरा बुटीक ओपन करोगे, उसका ऑफिस बनाओगे, कपड़े वहाँ पर डिज़ाइन करोगे, तो देन फिर आपने एक फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। आपने सिर्फ शेयर्स नहीं खरीदे, आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी के बिज़नेस को चलाने में। ये डिफरेंस है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। समझ आया सूर्यांश? यस सर। ओके, तो अब मान लीजिए कि आपने चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है ना, यू हैव स्टार्टेड एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैक्ट्री इन चाइना। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री चाइना में स्टार्ट करी है। आपने पैसा लगाया है चाइना के अंदर। ये क्या है? इज़ इट FDI या फिर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है? बताइए। FDI। ये FDI है। चाइना के लिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इंडियन पर्सन ने चाइना में पैसा इन्वेस्ट किया। यू हैव परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ एप्पल INC। एप्पल कंपनी आप सब जानते हो, उसके शेयर्स आपने 1000 परचेज किए। इंडियन हो आप, एप्पल कंपनी US की है, पोर्टफोलियो। तो दिस इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों केस में हमारे देश से पैसा बाहर लगाया जा रहा है, दोनों केस में। लेकिन एक FDI है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से फॉरेनर्स भी इंडिया में या तो FDI करते हैं या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं। तो डिपेंड कि आपका पैसा लगाने का तरीका क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। जब फॉरेन से
FOREI, फॉरेन से FDI आएगा या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इंडिया को क्या फॉरेन करेंसी मिलेगी या इंडिया से फॉरेन करेंसी जाएगी? सर क्वेश्चन क्या था आपका? अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया में FDI किया या इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया, तो इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलेगी या इंडिया से फॉरेन करेंसी जाएगी? मिलेगी। मिलेगी। तो दिस इज योर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। सिमिलरली इंडियन पर्सन बाहर के देश में FDI भी कर सकता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो इस केस में पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी होएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इंडिया को 1000 फॉरेन करेंसी मिली, 800 का पेमेंट किया, तो नेट बैलेंस कितना हो गया आपका? 200 का हो गया सरप्लस, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट का निकाल रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पर असेट लायबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। मेरी असेट्स बन रही जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉरेनर हमारे इन्वेस्ट कर रहा है तो लायबिलिटी है, कल को अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले जाएगा तो वो एक लायबिलिटी है। तो असेट लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्ट हो रहा है। तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में से फर्स्ट टाइप है जिसको हमने क्या नाम दिया है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट में पहली चीज़ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके दो तरीके हो, पोर्टफोलियो और FDI। बस अब इसका बैलेंस निकालते जाओ, जोड़ते जाओ, तो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का समझा, नेक्स्ट फिर हम बोरोइंग्स और आगे वाले टॉपिक समझेंगे। ये हम आई थिंक आज का टाइम हो गया है, इसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे करंट अकाउंट था उसी तरह से कैपिटल अकाउंट में कुछ कुछ टर्म्स आएगी, इनका मीनिंग आपको जानना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका वही है, कुछ फार्मूले आएंगे, उन फार्मूले के हिसाब से प्लस माइनस कर लो, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व इसमें हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, मीनिंग ज़्यादा ना समझ आए तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स है, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट फिर कल हम बोरोइंग्स वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे।